हेलो एवरीवन, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लोफाइल स्टडी सेंटर में। मैं दिनकर राणा आज आपको आरआरबी का सोल्यूशन कराने वाला हूं। जैसे कि आप लोग दिवाली की छुट्टियों से लौट कर आए हैं तो थोड़ा मन में ये रहता है कि चलो सर अब नई तरीके से तैयारी करेंगे एंड नेक्स्ट दिवाली तक हमारे पास गवर्नमेंट जॉब होगी। तो आज हम सब संकल्प लेते हैं, मैं आपके लिए संकल्प लेता हूं कि आपके लिए बेस्ट कंटेंट अवेलेबल कराया जाएगा बिब्लोफाइल स्टडी सेंटर के द्वारा। सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन अब करने वाले हैं। जैसे 50 क्वेश्चन जो होंगे उनमें पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए बच्चों। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पेट्रोल इज ए मिक्सचर ऑफ देयर हाइड्रोकार्बन्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेट ऑफ इट्स इंग्रेडिएंट। जो पेट्रोल जो होता है बच्चों, पेट्रोल में 3 हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। निम्न में कौन सा है वो मिश्रण, किन किन मिलाकर ये बनता है। पेट्रोल का जो मिश्रण है किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, उस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए बच्चों, हेक्सेन, हेप्टेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, प्रोपेन, हेप्टेन और पेंटेन, और हेक्सेन, हेप्टेन और ऑक्टेन। इसमें जो रहता है इन 3 का रहता है, हेक्सेन, हेप्टेन और ऑक्टेन। इन्हीं की मात्रा सर्वाधिक पेट्रोल के अंदर होती है। कैसे होती है मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ। जैसे मैंने कहा हेप्टेन, मैंने क्या कहा बच्चों, हेप्टेन कहा। सेकंड क्या कहा बच्चों, मैंने ऑक्टेन कहा। लगभग इनका ही परसेंटेज दोनों का मिलाकर 99.99 हो जाता है और बाकी जो बचता है हेक्सेन का होता है। मतलब कहने का ये है, ये तीनों इंग्रेडिएंट पेट्रोल में होते हैं। पेट्रोल जो होता है, पेट्रोल निकाला जाता है भूगर्भ से। पेट्रोल कहाँ से निकाला जाता है, भूगर्भ से निकाला जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। नेशनल अभिकर्मक निम्न में से किसका विलयन होता है। नेशनल जो अभिकर्मक होता है वो किसका विलयन होता है। देखते KNO4 एंड KOH, K2SO4 एंड KOH, K2HGI4 एंड KOH। जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हमें देखने में तो समझ आ रहा है कि सर इसका आंसर सी होगा, लेकिन बात ये आती है कि इसका यूज कहाँ होता है। नेशनल अभिकर्मक का जो फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला अपन रासायनिक सूत्र जिसको बोल रहे होते हैं, वो होता है सी में जो ऑप्शन में दे रखा है। जैसे K2HGI एंड KOH, इसका जो यूज किया जाता है बच्चों, अमोनिया को पता लगाने के लिए किया जाता है। किसको पता लगाने के लिए किया जाता है, अमोनिया का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सेकंड क्या होता है बच्चों, ये क्षारीय होता है। ये कैसा होता है, बेस होता है कि ठीक है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है बच्चों। किस प्रकृति का होता है बच्चों, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, जो अमोनिया जो होता है वो एक तरीके से गंधहीन होता है बच्चों। कैसा होता है, ये गंधहीन होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो आंसर हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चों, सी आंसर हो जाएगा, जो नेशनल जो अभिकर्मक होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। टोडरमल वाज एसोसिएटेड विद, टोडरमल जो संबंध रखता है वो किससे संबंध रखता है। देखो, मैं आपके टोडरमल साहब के नाम को पहले परिचित करवाता हूँ। ये कौन होते हैं, टोडरमल साहब कौन होते हैं, उनके नाम से हम परिचित होते हैं। टोडरमल का पूरा जो नाम था वो था टोडरमल जैन। कौन था ये नाम, क्या था बच्चों इनका पूरा नाम, वो नाम था टोडरमल जैन साहब। टोडरमल जैन नाम था इनका पूरा। ठीक है, ये अकबर के नवरत्नों में गिनती हुआ करती थी बच्चों इनकी। अकबर के नवरत्नों में ये क्या थे, ये शामिल थे। और अकबर का एक भी विशेष ही जो विशेष क्या होता है, एक विभाग होता है, डिपार्टमेंट होता है, उसको संभाला करते थे। यहाँ पे पूछा गया किस विभाग को संभालते थे, तो ये भूमि राजस्व सुधार को ये संभाला करते थे। भूमि राजस्व सुधार को क्या करते थे, भूमि राजस्व जो लैंड एंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स हैं उनसे ये रिलेट करते थे। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, भूमि से राजस्व सुधार से संबंध रखते थे। एक बात तो इनके बारे में अपन को याद रखनी है कि भैया इन्होंने दहसाला प्रणाली की शुरुआत की थी बच्चों। दहसाला प्रणाली की जो शुरुआत करने वाले होते हैं वो कौन करते हैं, राजा टोडरमल ही करते हैं। कौन करते हैं बच्चों, टोडरमल साहब ने ही क्या किया था, दहसाला प्रणाली का प्रारंभ किया था। और अकबर के इनके नवरत्नों में गिनती इनकी हुआ करती थी। ये बात आप यहाँ से ध्यान रखना। इसे दहसाला वित्त मंत्री भी थे, दीवान ए असरफ भी इसे कहा जाता था, इन्हें वित्त मंत्री भी कहा जाता था। ये बात भी आप लोग यहाँ से याद रखना। फाइनेंशियल मिनिस्टर, वित्त मंत्री भी कहा जाता था। सेकंड थिंक
ठीक है। अशरफ ए दहसाला भी कहा जाता है, अशरफ भी कहा जाता था। ये बात आप इनके बारे में ध्यान रखना। हम किसकी बात कर रहे हैं? टोडरमल साहब की। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। अब अकबर कौन थे? बात ये आती है कि अकबर कौन होते हैं। अकबर के बारे में हम जब चीजें देखते हैं तो देखो आओ अकबर की चीजों के बारे में जानते हैं। अकबर मुगल सल्तनत का थर्ड रूलर था बच्चों। मुगल एम्पायर की जो स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे, मुगल एम्पायर में आपको बता दूं, ठीक है, वो मुगल एम्पायर की स्थापना करते हैं बाबर। बाबर के बाद जो आते हैं हुमायूं आते हैं, और हुमायूं के बाद जो व्यक्ति आता है वो होता है अकबर। हुमायूं के बेटे होते हैं अकबर, ठीक है। अकबर का ओरिजिनल नाम जो होता है वो जलाल होता है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जलाल नाम होता है। ये पढ़े लिखे नहीं होते हैं। अकबर क्या होता है? पढ़ा लिखा नहीं होता है, एकदम अनपढ़ होता है, लेकिन सोच समझ इनकी बहुत ही दूरदर्शी होती है, उनके जो पेरेंट्स या संरक्षक कहे जाते हैं, संरक्षक कहने वाले व्यक्ति कौन थे बच्चों? बैरम खां थे। बैरम खां अकबर के कौन थे बच्चों? संरक्षक थे। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। अकबर के बाद अगर मैं मुगल एम्पायर की बात करता हूँ, अकबर के बाद कौन आते हैं? जहांगीर आते हैं। जहांगीर आते हैं, जहांगीर के बाद शाहजहां आते हैं, और शाहजहां के बाद जो 6 बंदा आता है औरंगजेब। औरंगजेब सबसे लास्ट एंड आखिरी पावरफुल राजा होता है मुगल एम्पायर में। उसके बाद बहादुर शाह प्रथम आते हैं, ठीक है, बहादुर शाह प्रथम आते हैं, वो अपन आगे बात करेंगे उनके बारे में डिटेल से। अभी यहाँ की बात करूँ आपसे तो जो जलाल जो होता है अनपढ़ व्यक्ति होता है, इसके नवरत्न होते हैं, 9 जम्स होते हैं, ठीक है। अकबर की जो एक बात ध्यान रखिएगा, अकबर की जो असफल राजधानी होती है, ये एग्जाम में आपके कई बार पूछी गई है कि अकबर की असफल राजधानी, अकबर की जो असफल राजधानी होती है बच्चों वो कौन सी होती है? वो होती है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी जो स्थित है आगरा के निकट स्थित है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, आगरा के निकट स्थित है। और यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा किला और आगरा सिराज, आगरा का किला, आगरा का किला एंड आगरा शहर, दोनों अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। आगरा का शहर, एग्जामिनर जब ये क्वेश्चन पूछता है आपसे तो बहुत ध्यान से देखना होता है इन चीज़ों को। हम क्या करते हैं, सेम क्वेश्चन का मतलब अलग अलग क्वेश्चन होते हैं और आंसर क्या करके आ जाते हैं? सेम करके आ जाते हैं। कैसे? आगरा का किला, आगरा के किला की जो स्थापना करने वाला व्यक्ति है वो है अकबर। दिख रहा है ना सबको? तो आगरा के शहर की जो स्थापना करने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है बच्चों? अकबर। लेकिन आगरा शहर की स्थापना कौन करता है? वो सिकंदर लोदी करता है बच्चों। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, दोनों क्वेश्चंस के आंसर डिफरेंट हैं और दोनों को समझ के आप आंसर करिएगा। फतेहपुर सीकरी जो मैंने कहा गुजरात विजय के बाद अकबर के द्वारा ये वसाया जाता है। ये चीज़ें जो बदल रही थी मुगलिया एम्पायर में, ठीक है। एक और मैं जब स्टैटिक का एक क्वेश्चन यहाँ से बताता हूँ, मुगलिया एम्पायर में जो डांस होता था वो कथक हुआ करता था, ठीक है। मुगलिया एम्पायर में मुगलिया जो दरबार थे, मुगल के जो दरबार हुआ करता था बच्चों, वहाँ पे जो डांस ज़्यादातर हुआ करता था वो कथक हुआ करता था। कौन सा हुआ करता था बच्चों? कथक डांस हुआ करता था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, टोडरमल जैन साहब किसके वो राजा मतलब कि किस डिपार्टमेंट के हेड होते हैं? तो वो हेड होते हैं भूमि राजस्व सुधार के, लैंड एंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स। आओ आगे चलें। संगीत के बारे में आप याद रखिएगा, संगीत में जो जिस व्यक्ति का नाम आता है वो होते हैं मियाँ तानसेन। मियाँ जो नाम दिया था वो अकबर ने नाम दिया था। तानसेन का जो ओरिजिनल नाम होता है बच्चों, तानसेन साहब का वो होता है रामतनु पांडे। रामतनु पांडे जी होता है। ये एमपी से आते हैं, ये बात आप इनके बारे में ध्यान रखना। और ये म्यूजिकल डिपार्टमेंट को ये संभालते हैं मुगलिया एम्पायर यानी अकबर के टाइम पर, और ये अकबर के नवरत्नों में शुमार होते हैं। 9 जम्स में क्या होते हैं बच्चों? ये शामिल होते हैं। ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैटल ऑफ हल्दीघाटी, ये पूछा गया है कि भैया बैटल ऑफ हल्दीघाटी में कौन कौन अगेंस्ट थे या कौन कौन में विजेता था, आपको इससे रिलेटेड उनका संबंध बताना। चलो आओ देखते हैं। बैटल ऑफ हल्दीघाटी जो लड़ा जाता है महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य लड़ा जाता है। महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य लड़ा जाता है। तो अकबर ऑप्शन में होगा, देखिए कहीं ना कहीं पर अकबर, तो मैं इसको इससे मैच कर दूंगा, ठीक है। बैटल ऑफ बिलग्राम, ठीक है।
बैटल ऑफ बिलग्राम जो लड़ा जाता है वो हुमायूं और शेर शाह के बीच में लड़ा जाता है। रिवोल्ट ऑफ खुसरो कौन करता है? जहांगीर करता है, और ये किसके खिलाफ करता है? अकबर के खिलाफ। अकबर के आपको ना लास्ट जीवन के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद में अकबर के जो जीवन है उसका जो लास्ट के 2 या 3 ईयर्स जो रहे थे बहुत डिफिकल्ट रहे थे, क्योंकि जहांगीर क्या करता था, हर जगह रिवोल्ट करता हुआ फिरता था। जो अकबर का बेटा था वो हर जगह रिवोल्ट करता फिरता था, उससे अकबर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। लेकिन अकबर सेंसिबल भी बहुत था, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मैं विराम दूंगा, तो पहले मैं एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, ठीक है। आओ, और बैटल ऑफ खानवा बाबर और सांगा के बीच ये लड़ा गया था। तो आप देख लो कहाँ पे ये मैच हो रहा है, आपको देख लेते हैं अपन। ए में आएगा 2, ये सही है यहाँ पे, और किसी में तो है ही नहीं भाई। बी में क्या आ रहा है बच्चों? बी में 3 आ रहा होगा, सही है। सी में क्या आ रहा है बच्चों? 4 डी, ये पहला आंसर हो जाएगा। देखो मैंने ऑप्शंस को देखा, यहाँ पे इनको मैच किया, डायरेक्ट अपना आंसर आ गया। जैसे मैं अभी रिवोल्ट ऑफ खुसरो, जैसे इसके बारे में बात करूँ, बैटल ऑफ जहांगीर के बारे में, यानी कि रिवोल्ट ऑफ खुसरो, जहांगीर जो बेटा था वो था अकबर का, और अकबर मैं लिटरली बता दूं बहुत सेंसिबल व्यक्ति था। अब बात कर रहे हैं जहांगीर के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? अकबर एंड जहांगीर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जहांगीर थोड़ा सा बचपना था उसके अंदर, या कुछ भी मान लीजिए, लड़कपन था, या राजा का बेटा था, तो भाई राजा का बेटा होता है तो थोड़ा तो एरोगेंट मिलेगा ही मिलेगा। ये चीज़ अकबर में थोड़ी सी कम थी, क्योंकि वो उसका जो घुमक्कड़ था, 14 साल की उम्र में राजा बन जाता है, हुमायूं का उस पर इतना हाथ नहीं था, तो अकबर थोड़ा सा सेंसिबल होता है कि चीज़ों को वो जान पाता है। लेकिन जहांगीर जो होता है, अकबर एक बहुत बड़ी डायनेस्टी का राजा था, बहुत बड़े एरिया का राजा था, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत एरोगेंस कौन था? जहांगीर। तो वो हर जगह ना तख्ता पलट करने की सोचा करता था। कौन? किसके खिलाफ? अकबर के खिलाफ। लेकिन अकबर इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अकबर ये सोचता है यार तेरी प्रॉपर्टी है भाई, तू कोई और तो लेके जाएगा नहीं, तो रिवोल्ट करने से क्या मतलब होता है। तो बहुत समझाया जाता है जहांगीर को जब बहुत ज़्यादा समझाया जाता है कि भैया तू समझने की कोशिश कर, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है अपने को, ठीक है। ये इसके जो तू कर रहा है उसकी वजह से पूरी प्रजा में नेगेटिव इमेज मेरी बनती जा रही है। तो अकबर ने फाइनली अपनी जो पगड़ी होती है अपनी उतार कर जहांगीर को पहना दी जाती है। बोला भाई अब तू ही राजा, ये समझने की कोशिश कर, तू ही युवराज है, मेरे बाद जो राजा बनेगा तू ही बनेगा। देन जहांगीर अपनी सारी चीज़ें, जो रिवोल्ट वो कर रहा था, जो विद्रोह वो कर रहा था, जो प्रजा को भड़काने का काम जो कर रहा था, सारा विराम कब करता है? जब अकबर के द्वारा जीता जागता अकबर, डेथ नहीं हुई थी, जीता जागता व्यक्ति एक राजा अपनी पगड़ी उतार कर जहांगीर को पहना देता है। तो इससे बात समझ में आती है कि जहांगीर किस मेंटलिटी का व्यक्ति रहा होगा, जहांगीर और अकबर किस मेंटलिटी का व्यक्ति रहा होगा। जब अकबर की डेथ होती है उससे 1 वर्ष पहले उसकी माँ की हमीदा बानो बेगम की डेथ हो जाती है, और वह अपनी माँ के बहुत क्लोज और अटैचमेंट था, क्योंकि माँ उसे बहुत सारी चीज़ें सिखाया करती थी। और ये श्रेय भी दिया जाता है कि अकबर ने जो ज्ञान की प्राप्ति की अपनी माँ से बहुत की थी, क्योंकि हुमायूं हमेशा घूमते रहता था, जो अकबर की माँ थी वही उन्हें शिक्षा देने का कार्य किया करती थी। तो उनकी डेथ हो जाती है आफ्टर 1 ईयर 1604 के बाद 1605 में अकबर की डेथ हो जाती है। उसके बाद जहांगीर राजा बनता है। और एक और मैं बता दूं, जहांगीर से ज़्यादा इम्पोर्टेंसी शाहजहां को मिलती थी अकबर के टाइम पे। अब लेकिन बेटा था तो भाई बेटा की तो माननी पड़ेगी, तो अकबर फाइनली अपनी पगड़ी उतार कर जहांगीर को दे देता है, और उससे वो समझ में आ जाता है कि हाँ भाई ये किस टाइप का व्यक्ति था। जहांगीर इसलिए अपना राज्य को लंबे समय तक नहीं चला पाता है। उसके बाद जहांगीर के कुछ समय के बाद ही शाहजहां उसे एक्वायर करता है, और शाहजहां एक बहुत लंबा जीवन राज्य में बिताता है और एज ए राजा बिताता है। लेकिन शाहजहां के लास्ट के जीवन के 8 साल जेल में गुजरते हैं, जो कि औरंगजेब उन्हें जेल में डाल देता है। तो आप सक्सेसर जो देखोगे मुगलिया एम्पायर के, अकबर को अगर मैं छोड़ दूँ, बाकी सारे ही मतलब कि कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति नहीं रहा जो अपने पेरेंट्स की उन्होंने रेस्पेक्ट की। बाबर के बाद हुमायूं आता है, हुमायूं के बाद अकबर आता है, कहीं ना कहीं इनमें लूप पोल रहा। और औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफर बनता है, जो बिल्कुल भी अच्छे से अपने राज्य को नहीं चला पाता। 1707 से लेकर 1712 के मध्य ही 5 साल वो राज्य को चला पाता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में और डिस्कस करेंगे, तो ये बात आप यहाँ से ध्यान में रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। निम्न में से कौन सी समुद्री जल से निर्मित है? कौन सी एक जो एलिमेंट है वो किस समुद्री जल से निर्मित है? इसमें पूछा गया है हेलोजन है, ऑक्सीजन है, या क्लोरीन है, या सल्फर है। तो ये जो समुद्री जल से जो निर्मित है बच्चों वो है क्लोरीन। समुद्री जल से निर्मित क्या है? वो क्लोरीन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्लोरीन आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्लोरीन। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं अपन लोग। ठीक है, आओ आगे चलते हैं। लो भैया, आ गया मुगलिया सल्तनत का नेक्स्ट उत्तराधिकारी आ चुका है।
तो आप, मैं अभी एक क्वेश्चन पहले ही मैंने मुगलिया सल्तनत की पूरी कहानी आपको सुनाई थी, तो ये वहाँ मैं आपको अगेन वही चीज़ें बताने वाला हूँ, इसलिए मैंने आपको विराम लगाने को कहा था। देखो इसने पूछा है 1707 में औरंगजेब की जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद राजा कौन बनता है। हमें ये पता रहता है कि अकबर से पहले हुमायूं और बाबर था। अकबर के बाद जो आता है, अकबर एक स्टेबल व्यक्ति होता है, उसके बाद जहांगीर आता है, फिर शाहजहां आता है, औरंगजेब। और हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है औरंगजेब के बाद कौन था। सर हमें पहले वाले याद थे लेकिन ये याद नहीं है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, बहादुर शाह प्रथम था। 1707 में औरंगजेब की जब डेथ होती है तो उसके बाद जो राजा बनता है वो बहादुर शाह बनता है बच्चों। कौन बनता है? बहादुर शाह बनता है। मोहम्मद शाह उसकी फील्डिंग सेट कर देता है। ये जो राजा बनता है 1707 में राजा बनता है बच्चों। कब राजा बनता है? 1707 में राजा बनता है। और कब तक राज्य संभालता है? 1712 से लेके वो 1707 से लेके 1707 से 1712 तक ये राज्य करता है, मतलब 5 ईयर तक ये राज्य संभालता है। कौन? औरंगजेब। तो औरंगजेब का बेटा बहादुर शाह। तो अब यह बात यहाँ से ध्यान रखने वाली है। औरंगजेब का पतन हो चुका था, औरंगजेब की डेथ हो चुकी थी। औरंगजेब का ये उम्मीद थी, अगर इतिहासकारों को थोड़ा आर्कियोलॉजिकल चीज़ें देखें, औरंगजेब का ये मानना था कि मेरे बापू के पास बहुत पैसा है, जैसे कि शाहजहां के पास। लेकिन शाहजहां ने अपना पूरा पैसा आर्किटेक्चर में लगा दिया, स्थापत्य कला में लगाया, लाल किला बनवाया, ताजमहल बनवाया। उसने कोई कमी नहीं छोड़ी जो वो काम नहीं करना चाहता था, या स्थापत्य कला को एक गोल्डन टाइम तक पहुंचाने के लिए। इसीलिए शाहजहां के समय को आर्किटेक्चर का या स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। स्थापत्य कला का क्या कहा जाता है? स्वर्णकाल कहा जाता है। ये बात हमें ध्यान भी रखनी है यहाँ से कि बहादुर शाह जफर, ठीक है, औरंगजेब। तो ये मैंने अभी नाम दिया शाहजहां। शाहजहां का बेटा था औरंगजेब। अपने 3 भाइयों को मारकर ये राजा बनता है। कौन राजा बनता है भाई साहब? ये औरंगजेब राजा बनता है। शाहजहां का जो समय था, शाहजहां के समय के बारे में आपको बता दूं, शाहजहां के समय को आर्किटेक्चर का गोल्डन टाइम कहा जाता है, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। स्थापत्य कला का जो स्वर्ण काल कहा जाता है, किसके समय को कहा जाता है? शाहजहां के समय को। जहांगीर एक चित्रकार बहुत अच्छा था बच्चों। जहांगीर जो था अच्छा पेंटर जरूर हुआ था। जहांगीर जो व्यक्ति था वो पेंटर अच्छा था, यानी चित्रकला में काफ़ी रुचि थी। चित्रकला में क्या थी? इसकी बहुत अच्छी खासी रुचि थी। जैसे आपने देखा हो, जैसे मैं आपको कोई फोटो दिखाता हूँ, जैसे मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ, देखो जैसे अपने पहली इमेज थी, मैं ये पूछूँ ये किसकी इमेज है, तो आप बता दोगे कि ये भैया किसकी इमेज है, यानी मेरी इमेज है ये। आप देख के सारी चीज़ें बता दोगे। अब मैं ये बोलूँ कि बनाई किसने, ये बताओ। बोले सर कैमरामैन ने बनाई होगी, स्टूडियो वालों ने बनाई होगी। हाँ, अब ये व्यक्ति अगर ये पेंटिंग होती तो ये अगर मैं जहांगीर को दिखाता तो जहांगीर पता है क्या बोलता? भाई देख ये तो ये व्यक्ति है, मेरा नाम दे देता। अब ये भी बताता कि बनाई किसने है। वो चित्रकला की शैली को देखकर ये बता देता था कि भैया ये चित्र किसने बनाया है। आप ये चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो कितना उम्दा कलाकार चित्रकार रहा होगा जहांगीर। इस बात से अंदाज़ा सोचिए कि वो फोटो देख के ये तो बता रहा है फोटो किसकी है, ये भी बता रहा है कि जिसका चित्रकार कौन है। तो उस चित्र का ये, इसीलिए पेंटिंग का जो गोल्डन टाइम कहा जाता है जहांगीर के समय को। किसके समय को कहा जाता है बच्चों? जहांगीर के समय को ये चीज़ें कही जाती हैं। बात समझ में आई कि नहीं है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हमारे पास क्लियर आ चुका है, बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, औरंगजेब की पतन हो ही चुका है, बहादुर साहब आ चुके हैं। पर धीरे धीरे मुगलिया एम्पायर 1857 के बाद तो पूरी तरीके से अंग्रेज नेस्ता नाबूद कर देते हैं इस चीज़ को। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ चुका है। देखिए बच्चों, आओ, भारत में किस वर्ष परिवार नियोजन प्रोग्राम चलाया जाता है? भारत में किस वर्ष? तो भारत में पहली बार जो परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया जाता है वो 1952 में चलाया जाता है। कब चलाया जाता है बच्चों? 1952 में पहला प्रोग्राम चलाया गया था। वो इसलिए कि जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए। सीधी सीधी बात है। एक और मैं एक चीज बता दूं, विश्व में ऐसा कोई प्रोग्राम परिवार नियोजन का चलाने वाला भारत पहला देश बना था। भारत ऐसा कोई प्रोग्राम चलाने वाला कैसा देश बना था? पहला देश बना था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1952 हो जाएगा। किस वर्ष परिवार नियोजन प्रारंभ किया था? 1952 में ये किया था। भारत एक ऐसा देश बना था जिसने पहली बार ऐसा कोई परिवार नियोजन का कार्यक्रम चलाया था। अब मुद्दे की बात ये थी इसमें कार्य क्या करना था? तो इसमें जनसंख्या नियंत्रण करना था, लोगों के लिए सोर्सेज उपलब्ध करवाना था। ठीक है, बहुत ऐसी चीजें करानी थी जिससे कि हम जब आजाद 1947 में होते हैं तो हमें नेक्स्ट आने वाले समय के लिए अच्छी तरीके से प्लानिंग रेडी कर पाए, बट वो एग्जीक्यूट ढंग से नहीं हो पाई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है 1952। ठीक है, आ जाइए भैया
नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, पेट्रोलियम फायर में किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम फायर में जब अग्निशमन का जो यूज किया था ना, वो फॉर्म के टाइप का होता है बच्चों। किसके टाइप का होता है? वो फॉर्म के टाइप का होता है। कैसे? फॉर्म के टाइप का, अगर कभी आपने नोटिस किया तो वो 2 लेयर्स में काम करता है। 2 लेयर्स में काम करने से मतलब क्या होता है, उस पर इम्पैक्ट डालता है, इम्पैक्ट डालने के बाद उसको आग को वो बुझा देता है। एंड इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस महाद्वीप में प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है। अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता आपसे कि भैया ये बताओ कि सर्वाधिक जनसंख्या किस कॉन्टिनेंट में निवास करती है, अगर मैं क्वेश्चन यहाँ से ये पूछता किस कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा देश हैं, तो ये क्वेश्चन अलग हो जाता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछा गया ना, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया हमें ये बताओ कि प्रति व्यक्ति जो भूमि आती है सबसे ज़्यादा किस पर आती है, किस कॉन्टिनेंट में आती है। चलो एशिया में तो आएगी नहीं, एशिया सबसे बड़ा हो सकता है, नो डाउट, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूँ, लेकिन एशिया में 2 महारथी रहे, चाइना और इंडिया। एशिया के अंदर 2 महारथी निवास करते हैं, एशिया के अंदर 2 निवासी हैं, एक का नाम है इंडिया, एक का नाम है चाइना, जिसमें लगभग अप्रॉक्स 300 करोड़ जनसंख्या रहती है, 300 करोड़। आप इस चीज़ से सोच सकते हो कि एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या निवास कर रही है, सर्वाधिक एरिया है, लेकिन पर पर्सन लैंड सबसे कम आती है। ठीक है, आओ तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया हमें ये बता दो कि किस महाद्वीप में प्रति व्यक्ति, तो वो है ऑस्ट्रेलिया बच्चों। ऑस्ट्रेलिया में प्रति व्यक्ति जो लैंड है वो सबसे कम आती है। ठीक है, जैसे कॉन्टिनेंट की मैं बात करूँ, ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम, ऑस्ट्रेलिया में बच्चों क्या है, सबसे कम होता है ये चीज़ें, ये बात यहाँ से ध्यान रखना। सॉरी, सबसे कम नहीं, सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होती है, ये गलत बोल लिख दिया मैंने, सर्वाधिक लैंड आती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, सबसे बड़ा, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, वो आप आंसर दोगे सर एशिया है। सर्वाधिक जनसंख्या किसमें निवास करती है सर, हाईएस्ट पॉपुलेशन जो निवास कर रही होती है वो निवास करती है भैया एशिया में। ये बात आप लोग याद रखोगे कि नहीं रखोगे। आप किस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो, 2 देश महारथी हैं। फर्स्ट पोजीशन पर वर्ल्ड कीपर कौन है, चाइना है। ठीक है, और सेकंड पोजीशन पर कौन है बच्चों, एशिया है, सॉरी एशिया क्या, इंडिया है। सेकंड पोजीशन पर कौन है बच्चों, इंडिया। अब इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 2 महारथी देश जो 300 करोड़ पॉपुलेशन को होल्ड करके बैठे हैं, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे होगी, एशिया में होगी। हाईएस्ट पॉपुलेशन इन एशिया, हाईएस्ट लैंड इन ऑस्ट्रेलिया। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे सुंदर कॉन्टिनेंट कौन सा है, आपसे पूछा जाएगा कि सर्वाधिक देश किस कॉन्टिनेंट में आते हैं, तो सर्वाधिक जो देश कॉन्टिनेंट में आते हैं वो आते हैं अफ्रीका के अंदर, 56 देश आते हैं। अफ्रीका के अंदर कितने देश आते हैं बच्चों, 56 देश निवास करते हैं आप लोग, और ये सबसे ज़्यादा है नंबर्स अमाउंट में। नंबर्स की अगर बात करूं, नंबर्स ऑफ कंट्री अगर आपसे बोलता हूं तो नंबर्स ऑफ कंट्री में सर्वाधिक अफ्रीका में देश हैं, 56 देश होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा ऑस्ट्रेलिया। एशिया नहीं है, एशिया सबसे बड़ा है, बट आंसर इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आओ नेक्स्ट चलते हैं अपन। पवन क्रिया द्वारा निर्मित मशरूम चट्टान। पवन क्रिया का मतलब है कि जब हवा चल रही होती है, हवा के द्वारा ऐसी कौन सी आकृतियां बनाई जाती हैं। तो देखो पहाड़ों में बनाई जाएंगी, लेकिन उसके लिए लाखों हजारों साल लग जाएंगे। लेकिन रिसेंटली और लेटेस्ट जो बनाई जाती हैं वो रेगिस्तान में बनाई जाती हैं मशरूम आकृतियाँ। हवा के द्वारा जो लेटेंट और जल्दी से जो आकृतियाँ बनाई जाती हैं वो बनाई जाती हैं बच्चों। ये सही से नहीं बना, मैं इमेज को पूरी ढंग से बनाता हूँ। ये देखो, ये आकृतियाँ बनती हैं कहाँ पर, ये मशरूम की जैसी होती हैं। ये बनती हैं बच्चों रेगिस्तान में। मशरूम की आकृतियों की, मशरूम आकृति की जो आकृतियां जो बनती हैं वो बनती हैं रेगिस्तान के अंदर। कैसे बनती हैं मैं वो आपको बताता हूँ। देखो लगातार हवा चलने से क्या होता है, रेत के टीलों की जो नीचे वाली जो जगह होती है ना, ये वाली जो जगह होती है खाली होने लग जाती है। ये जगह क्या होती है बच्चों, जल्दी से ये खाली होने लग जाती है। ये बात समझ में आई कि नहीं। ये मशरूम आकृति जो बनती है कहाँ पे बनती है, डीजर्ट में बनती है। हमारे भारत में जो डीजर्ट है वो मरुस्थान है, मरुस्थल जिसको बोलते हैं। ठीक है, और किस में पड़ता है, ये पश्चिमी भारत में पड़ता है सर। पश्चिमी राजस्थान बोल लो या पश्चिमी भारत बोल लीजिए। और राज्य की मैं बात करूँ, ये कहाँ पे है सर, ये राजस्थान में है सर। और राजस्थान में एक और चीज़ बात याद रखना, अरावली पर्वतमाला भी है सर। कौन सी पर्वतमाला है बच्चों, अरावली पर्वतमाला है। ये बात ठीक है याद रखनी है अपन को यहाँ से, मरुस्थल। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, डीजर्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं।
पेशाब घर के नज़दीक तीक्ष्ण गंध आने का कारण क्या होता है? जैसे आप कभी पेशाब घर के गए होंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण स्मेल जो आ रही होती है वो किसकी होती है? अपन सोचते हैं वो यूरिया की है, बोला नहीं है सर। अपन सोच रहे हैं क्लोरीन की है, सर नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड की है, वो भी नहीं है। वो जो स्मेल जो आ रही होती है वो अमोनिया की होती है बच्चों। किसकी होती है? वो अमोनिया की होती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, जो स्मेल आ रही होती है वो किसकी आ रही होती है बच्चों? अमोनिया की वो स्मेल आती रहती है। ठीक है, आओ आगे चलते हैं अपन लोग। और अमोनिया जो होता है, एक बात और इसके बारे में याद रख लेना आप लोग, अमोनिया जो होता है वो कलरलेस होता है बच्चों। अमोनिया कैसा होता है? कलरलेस होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? सी। ठीक है, आओ नेक्स्ट चलते हैं अपन। निम्न में से कौन एक सामान्यतः प्रयोग होने वाला फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट पर अंकित होता है? जो नॉर्मली फ्लोरेसेंट जो यूज किया जाता है वो लाइट पर अंकित कितना होता है? तो वो होता है 65 केल्विन। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी आंसर हो जाएगा 6500 केल्विन। ये बात आप लोग यहाँ से बच्चों ध्यान में रख लेना। अब इसकी चीज़ें एक और चीज़ रखनी है, इसमें आर्गन, जियोन, नियोन चारों का एक मिक्सअप होता है। आर्गन भी होता है, नियोन भी होता है, जिनोन भी होता है। आर्गन ये सारी क्या है? अक्रिया गैसें होती है। जिनोन रही, आर्गन रही, नियोन रही, ये सारी की सारी गैसें कैसी होती हैं बच्चों? सारी की सारी अक्रिय गैसें होती हैं। इसमें ही ये फ्लोरेसेंट में इसका उपयोग किया जाता है। कितने पर किया जाता है? 6500 पर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आओ। ऊष्मा विकिरण का कौन सा सर्वाधिक तापमान का अवशोषित करता है? और सर्वाधिक अवशोषित ही है ना? नहीं, प्रदर्शित करता है, सॉरी, अवशोषित नहीं है, प्रदर्शित करता है। सर्वाधिक जो प्रदर्शित करता है वो कौन सा कलर करता है? गहरा चेरी, रक्त लाल, नीला, और वो करता है बच्चों सफेद। क्यों करता है? सफेद कलर को बनने के लिए कई सारे कलर का मिक्सअप होना चाहिए। कैसे मिक्सअप होना चाहिए? इसमें लाल भी होना चाहिए, ठीक है, रेड जिसको बोलते हैं, ब्लू भी होना चाहिए, ग्रीन भी होना चाहिए। मैं सीधा विबग्योर ही कर देता हूं आपको। लो, विबग्योर सारे कलर्स होने चाहिए। विबग्योर के अंदर ये सारे कलर होने चाहिए जो सफेद रंग बनता है। और फिर ये क्या करता है? सर्वाधिक तापमान प्रदर्शित करता है। लेकिन सर्वाधिक तापमान अवशोषित करने का काम कौन करता है? जो ज्यादा चमकीले कलर होते हैं, जो शाइनिंग कलर्स होते हैं, शाइनिंग कलर जो होते हैं वो ज्यादा गर्मी देते हैं। क्यों? कि वो बहुत सारी ऊष्मा को अवशोषित करते हैं और फिर उसे बाहर वो निकालते रहते हैं। जैसे आपने घरों में कभी नोटिस किया हो, अपने दादाजी या अपने फादर जो मम्मी जो होती है वो क्या बोलती है? बेटा नए नए कपड़े लाया है तो गर्मी में पहन के मत घूमना, क्यों? क्या होगा? उसमें गर्मी लग जाएगी और गर्मी और ज्यादा लगेगी। ठीक है, सर्दियों में कोई ऐसा कुछ नहीं बोलता, लेकिन गर्मियों में हमें चेताया जाता है, हमें जिगाया जाता है कि भैया सुनिए, बात ऐसी है कि आप लोग नए कपड़े लाए हो तो या तो धुलवा लो या डायरेक्ट इन्हें मत पहनना, नहीं गर्मी आपको बहुत भयंकर लगने वाली है। क्योंकि उनमें शाइनिंग होती है और शाइनिंग क्या करती है? अंदर अपने अंदर ऊष्मा को ले लेती है, जिसके कारण हमारी बॉडी को गर्म रखती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। और क्यों कर रहा है वो मैं बता चुका हूं। विबग्योर, सफेद रंग के अंदर 6 से 7 कलरों का मिक्सअप होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आओ नेक्स्ट चलते हैं। बेल धातु मिश्रण। बेल धातु जो होती है वो किस किस का मिश्रण होती है? तो बेल जो धातु होती है इसमें मिश्रण होता है टिन और कॉपर का। टिन और कॉपर का जो रेशो होता है 1:4 होता है बच्चों। कितना होता है? 1:4। तो टिन और कॉपर के मिलने से, टिन और कॉपर के मिलने से क्या होता है? 1:4, मतलब 20% तो टिन होता है बच्चों और दूसरा क्या होता है? 80% कॉपर होता है। तो इन दोनों के मिलने से कौन सा बनता है? बेल मेटल बनता है। क्या बनता है बच्चों? बेल मेटल बनता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां से बताइए आप लोग, बात समझ में आई है कि नहीं आई बात? ठीक है, चलें अपन आगे। चलिए भैया, फॉन्ट और स्टाइल परिवर्तित करने के लिए, फॉन्ट और स्टाइल परिवर्तित करने के, प्रदर्शित नहीं, परिवर्तित करने के लिए किस मेनू का सेलेक्ट करते हैं? टूल्स का, फाइल, एडिट या फॉर्मेट। जिसने थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाया है तो वो पता लग जाएगा कि हम फॉर्मेट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं भैया? फॉर्मेट का यूज अपन बच्चों करते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, आओ। बैंक दर क्या है? बैंक दर क्या है इसके बारे में हमसे पूछा गया। बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई या सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों को या अदर बैंकों को लोन देती है और उस बैंक उससे उन लोगों से इंटरेस्ट लेती है। कैसे? सर डायग्राम बना के समझाइए। जैसे मैंने कहा बच्चों एक बैंक है, ये रहा, ये तो कंप्यूटर बन गया, कोई बात नहीं, तुम समझ जाओगे, महारत ही हो सारे बच्चे। ये थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं। ये है बच्चों आरबीआई। ठीक है, आरबीआई ने लोन दिया कमर्शियल बैंकों को। लोन किसको दे रही है भैया? ये कमर्शियल बैंकों को।
और कमर्शियल बैंकों से जो लोन लेगी या कमर्शियल बैंक लोन जो देंगे, ठीक है, उसी को बोलते हैं बैंक दर। इनके जो इंटरेस्ट रेट होगा ना, इनका सबका दिख रहा है ना सबको, इनका जो बच्चों इंटरेस्ट रेट होगा, इनका जो इंटरेस्ट रेट होगा उसे बोलते हैं बैंक दर, बैंक रेट बोलते हैं इसको। अब देख लो ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है क्या, ठीक है। आरबीआई, तब तक तुम देखो, बाकी मैं इंफॉर्मेशन बताता हूँ। आरबीआई की जो स्थापना होती है वो 1 अप्रैल 1935 को होती है, बात सही है ना, ठीक है। इसका जो राष्ट्रीयकरण हो जाता है वो 1940, नेशनलाइजेशन जो होता है 1948 में होता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। अभी इसके जो गवर्नर हैं वो है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर, अभी ऑप्शन पढ़ते हैं तो आंसर अपने से आ ही जाएगा। ये अगर प्रोसेस जिसने ये समझा है तो ये क्वेश्चन आंसर करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। बैंक पब्लिक को ऋण देता है, नहीं भैया ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ा हमने। आरबीआई पब्लिक को ऋण देता है, ये भी नहीं है। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को साख देता है, ये देखो आंसर आ गया, सी आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आओ मेरे जवानों, आ जाओ। हेल, हाल लिखा हुआ बट एक्चुअल में ये हेल है, ठीक है। हेल, हेल किसके उत्पादन से संबंधित है? हेल एक कंपनी का नाम है बच्चों, ये बहुत बड़े स्तर पर कार्य करती है। हेल क्या है? बहुत बड़ी कार्य करती है, जो बड़े बड़े विमान जो होते हैं ना, बड़े बड़े जो विमान होते हैं उनका निर्माण करती है, ठीक है। टरबाइन हुआ, हेलीकॉप्टर हुआ, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। इसकी जो स्थापना होती है हेल की, होती है 1940 में होती है, ठीक है। हिंदुस्तान एरोस्पेसिक, ठीक है, एरोनॉटिक्स भी बोल देते हैं इसको। इसकी स्थापना 1940 में होती है, बेंगलुरु में होती है। कहाँ होती है? बेंगलोर में होती है। 1940 में होती है। ये बात यहाँ से ध्यान रखना। इसका जो काम होता है मेन, एयरक्राफ्ट बनाना है बच्चों। क्या बनाना है? एयरक्राफ्ट बनाना। इसका जो ए दे रखा है ना, HAL, एरोनॉटिक्स, इसका मतलब होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो एरोनॉटिक्स ए का है, हिंदुस्तान इसका है, ठीक है। इसकी स्थापना 1940 में बेंगलुरु में होती है। इसका काम क्या है? एयरक्राफ्ट बनाने का, हेलीकॉप्टर बनाने का, पनडुब्बियां बनाने का, ये सारे काम जो किए जाते हैं वो हेल के द्वारा ही किए जाते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में बच्चों रखिएगा, ठीक है। एयरक्राफ्ट बनाए जाते हैं। चलो अब आगे चलते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व और करते हैं। ये देखो भाई, अगर जिसको ज्योग्राफी के अंदर रिवर सिस्टम ढंग से पढ़ रखा है तभी इन क्वेश्चनों का आंसर आप कर पाओगे। रिवर सिस्टम को ढंग से, कई बच्चे क्या करते हैं, अरे सर रिवर तो हमें आती हैं, हमें ट्रिब्यूटरी आधी अधूरी याद करना भूल जाते हैं, वाला 2-2 याद कर लो, 3-3 याद कर लो तो काम चल जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। बट क्या बच्चों, ऐसा नहीं होता। लेकिन हम महारत ही बहुत ज़्यादा हैं, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को कर ही लेते हैं। आओ मेरे जवानों, तो यहाँ पूछा गया है कि गंगा की ट्रिब्यूटरी क्या है? तो चिनाब, सतलज तो इंडस की हैं, गोमती और कोसी है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4 में। चलो, गंगा की कौन सी है बच्चों? गोमती एंड कोसी। गोमती के किनारे कौन सा शहर है? लखनऊ। कोसी किसका सोरो कहा जाता है? सोरो का मतलब होता है शोक कहा जाता है, ये बिहार का कहा जाता है। अगर यहाँ पे दामोदर होता तो सर क्या आंसर होता हमारा? तो दामोदर जो शोक कहा जाता है बच्चों, वो ध्यान से देखो, वो कहा जाता है बंगाल का। दामोदर नदी शोक का इसका कहा जाता है, या सोरो जिसको अपन बोलते हैं, सोरो लिख भी देता हूँ। सोरो जो कहा जाता है बिहार का, कोसी कहा जाता है, बंगाल का दामोदर कहा जाता है, ठीक है। आओ नेक्स्ट चलते हैं। गंगा, गोमती एंड इंडस की कौन सी है बच्चों? चिनाब एंड सतलज। बात समझ में आई कि नहीं? यमुना की कौन सी है बच्चों? चंबल, यमुना की है चंबल और कैन। और गोदावरी की कौन सी है? गंगा एंड इंद्रावती। अब ऑप्शन मिला लो किस में है, चलो देखते। ए ऑप्शन में 4 आना चाहिए, इन दोनों में आ रहा है, ये तो दोनों कट हो गए, ठीक है। बी ऑप्शन में 3 आना चाहिए, बी ऑप्शन में 3, ये ऑप्शन कट हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है अपने को, तो आंसर क्या हो गया बच्चों? बी। चले हम नेक्स्ट, चलिए आगे चलते हैं। शुष्क बर्फ क्या है? ड्राई बर्फ क्या है? ड्राई आइस क्या है? आइस क्यूब है, सोडियम क्लोराइड है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये क्या आंसर हो जाएगा भैया? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसको हम ड्राई आइस कहते हैं, ठीक है। आओ नेक्स्ट चलते हैं। स्थायी चुंबक बनाया जाता है। स्थायी चुंबक में जो मेन इंग्रेडिएंट या मेन मेटल जो काम कर रहा होता है, मेन एलिमेंट जो काम कर रहा होता है वो होता है कोबाल्ट। लेकिन कोबाल्ट के साथ हमें एल्युमिनियम का भी यूज करना होता है। इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जब क्वेश्चंस को देखते हैं तो कई बच्चे इसका कोबाल्ट आंसर कर देते हैं, बट ए और बी दोनों ही आंसर होंगे। कोबाल्ट और एल्युमिनियम की विशेष दोनों ही पाए जाते हैं, सो अपना आंसर हो जाएगा इसका डी आंसर। कोबाल्ट अगर ज़्यादा, अगर सिंपल, अगर एल्युमिनियम नहीं होता तो आंसर हमारा कोबाल्ट ही रहता, अदरवाइज आंसर हमारा क्या होगा? डी आंसर हो जाएगा,
क्लियर है? चलो आओ नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से किस पर ओम लॉ लागू नहीं होता? ओम जो लॉ है वो किस पर लागू बच्चों नहीं होता, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध को मापने की प्रणाली है ये, ग्रीक अक्षर है ये, ओमेगा बोलते हैं इसको। विद्युत प्रतिरोध को मापने की प्रणाली है, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध को, सॉरी, विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई है बच्चों, विद्युत प्रतिरोध को मापने की। ये ग्रीक है एक, ओम इसको बोलते हैं, इसको एक्चुअल में ओमेगा बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है बच्चों? ओमेगा बल्ब बोला जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेमीकंडक्टर्स, अर्धचालक जो होते हैं उन पे ओम का लॉ लागू नहीं होता है। ठीक, आओ, निम्न में से किसका प्रयोग एंटीसेप्टिक सैल्यून तैयार करने में किया जाता है? ठीक है, आओ, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन को तैयार करने में किया जाता है। एंटीसेप्टिक जो सॉल्यूशन होते हैं वो स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, स्किन में हो रहे संक्रमण को रोकने का काम करते हैं, स्किन में रोकने का, स्किन में संक्रमण को रोकने का, स्किन में संक्रमण को रोकने का कार्य करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं है? स्किन में संक्रमण को रोकने का कार्य कौन कर रहा होता है? एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन करते हैं। उसमें कौन होता है? पोटेशियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड ये कार्य करता है। तो आंसर क्या कर देना? आयोडीन या आयोडीन क्लोराइड को मत कर देना, आंसर होगा इसका पोटेशियम क्लोराइड। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। कौन एक विषाणु जनित रोग है? वायरस के थ्रू, ये वायरल नहीं है एक्चुअली में, वायरस है ये डिजीज। वायरस के थ्रू कौन सा रोग पहुंचता है? तो रेबीज जो होता है, रेबीज जो है वो वायरस के थ्रू फैलता है। आपने बहुत ज़्यादा केसेस देखे होंगे रेबीज के। रेबीज की कोई खास इलाज नहीं है, टीके लगा दिए जाते हैं। पहले 14 इंजेक्शन पेट में लगा करते थे, लेकिन अब थोड़ा सा इसका ईजी वे कर दिया गया है। कुछ 6 या 7 दिन अभी इंजेक्शन लगवाने होते हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताना कि भैया कितने रेबीज, कोई डॉगी काट लेता है या रेबीज का कोई व्यक्ति मरीज है तो वो कितने दिन इंजेक्शन लगवाने जाता है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रेबीज का एक हाइड्रोफोबिया भी हो जाता है। रेबीज को जब रेबीज ज़्यादा प्रभावी जब हो जाता है तो जो बच्चे को काटा है या किसी बुजुर्ग को काटा है या कोई मिड एज को काटता है तो ये हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया क्या होता है? पानी से डर लगने लग जाता है। रेबीज जब अपने चरम पे पहुंचता है तो लोगों को जिनको रेबीज हुआ है या रेबीज कुत्ते ने काटा, रेबीज मेनली जानवरों से फैलता है, मेनली डॉगी से फैलता है, तब ये हो जाता है तो क्या होता है, वो व्यक्ति पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो स्विमिंग पूल में पानी पीने तक उसे बहुत डर लगने लग जाता है। तो हाइड्रोफोबिया बीमारी रेबीज से होती है और रेबीज फैलता है वायरस से। ये बात आप लोग यहाँ से बच्चों ध्यान में रखनी है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए, निम्न में से किस पौधे का फल मिट्टी के अंदर लगता है? मिट्टी है और मिट्टी के अंदर फल लग रहा है, तो ऐसा कौन सा पौधा होता है? वो होता है इन ऑप्शन में से मूंगफली का। तो ना तो आलू है, ना कैरेट है, ना अनियन है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो पीनट होगा, मूंगफली। अंदर कौन सा फल लगता है बच्चों? मूंगफली का फल बच्चों लगता है। अभी मूंगफली का सीजन चल रहा है, अभी मूंगफलियों का सीजन चल रहा है तो सारे लोग स्टॉक करने में लगे हुए हैं। भैया हम सर्दियों में भूज के खाएंगे आराम से, उनको रोस्ट करके भून के आराम से तरीके से खाएंगे। और अभी से हम क्या करने लग रहे हैं बच्चों? स्टॉक को करने लग रहे हैं, अभी से इकट्ठा करें वाला भाई, सस्ती मिल जाएंगी। आपको भी एडवाइस देता हूँ कि भैया सस्ती इकट्ठी कर लेना, बढ़िया रहोगे। ठीक है, गर्मियों ये गरीबों के पता ही ना ड्राई फ्रूट्स कहे जाते हैं, हैवी ड्राई फ्रूट ही है भैया ये। आओ, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य पर्याप्त वितरण सुनिश्चित करना था। किसका पर्याप्त सुनिश्चित करना था? क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए थी? राइस, व्हीट और पल्सेज, जो गेहूं है, जो अनाज है, मोटे अनाज आमतौर पर जो वाणिज्यिक फसलें हैं उनको उगाने में, उनका प्रोडक्शन बढ़ाने में उनका योगदान करना था। मेन जो कहा जाता है वो कहा जाता है राइस, व्हीट और पल्सेज। मेन जो कहा जाता है, राइस के बारे में कहा जाता है, राइसेज के बारे में, व्हीट के बारे में कहा जाता है एंड पल्सेज के बारे में कहा जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखने हैं। राइस, व्हीट एंड पल्सेस के बारे में कहा जाता है। ठीक है, और मोटा अनाज भी, मोटा अनाज इसी में आ जाता है। मोटा अनाज का भी प्रोडक्शन बढ़ाना है, मोटे अनाज का भी क्या करना है हमें? प्रोडक्शन बढ़ाना है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, चावल, गेहूँ और दाल। जो सुरक्षा मिशन का उद्देश्य था वो क्या था? जैसे हम एक बार तो ध्यान रखना, एक यहाँ से मैं बताता हूँ, आप देखो ये इन 4 वर्णों को उठाओ एक बार आप।
NFSM, इसकी फुल फॉर्म अगर पूछ ले तो ध्यान रख लेना, ये शॉर्ट में नहीं दिया, ज़्यादातर ये शॉर्ट में आता है। NFSM की फुल फॉर्म बताइए। ये ज़्यादातर जो आता है बच्चों शॉर्ट फॉर्म में आता है, तो हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, आओ। त्रिपिटक लिखा गया है किस लैंग्वेज में लिखा है? लैंग्वेजों के नाम दे रखे हैं। त्रिपिटक एक्चुअल में, त्रिपिटक जो है ना बच्चों वो क्या है, इसको थोड़ा सा माइक को मैं सही कर लेता हूँ। हाँ अब सही है। त्रिपिटक जो है बच्चों बौद्ध एक ग्रंथ है, बौद्ध एक किताब है। ठीक है, बौद्ध एक क्या है बच्चों, एक किताब है। बौद्धों के बारे में, जो बुद्धिज्म है उसके बारे में बताती है, उसकी एजुकेशन के बारे में, ठीक है, उसके कलाओं के बारे में, उनके क्या रूल्स और रेगुलेशन है, उन सभी के बारे में एक त्रिपिटक नाम का जो ग्रंथ है या किताब है वो बताता है। अब त्रिपिटक है क्या, एक्चुअली किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है पाली लैंग्वेज में। किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है? वो पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है। सो नाउ आंसर इज सी। किसका है ये? बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि जो बुद्ध जो रहे उनका बुद्ध नाम उनकी माता जी का नाम क्या था, उनके पेरेंट्स फादर का नाम क्या था, उनके बेटे का नाम क्या था, वाइफ का नाम क्या था। आपको दो चीज़ याद रखें, खुद का सिद्धार्थ और बेटे का नाम राहुल, दोनों मॉडर्न नाम थे। राहुल और सिद्धार्थ दोनों मॉडर्न नाम होते हैं। माया माँ का नाम होता है, यशोधरा रहता है। ठीक है, मौसी गौतमी होती है, शुद्धोधन होता है, शाक्य राजवंश से बिलोंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके जो फैमिली से बैकग्राउंड से रिलेटेड हैं वो सारी चीज़ हमें याद में रखनी होती है। सो नाउ आंसर इज सी हो जाएगा। त्रिपिटक पाली में लिखा गया था। ठीक है, उस टाइम पे ये सबसे प्रचलित लैंग्वेज, पॉपुलर लैंग्वेज हुआ करती थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। Who was responsible for creation of the North-West Frontier Province? कौन सा व्यक्ति था जो कि उत्तर पश्चिम फ्रंटियर प्रांत के निर्माण के लिए उत्तरदायी था? ठीक है, वो जो उत्तरदायी व्यक्ति था वो था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, अभी ये पाकिस्तान में है बच्चों। खैबर पख्तूनवा नाम सुना होगा आपने। पाकिस्तानी नाम तो ऐसे चेंज करते हैं जैसे कपड़े चेंज कर रहे हो। खैबर पख्तूनवा नाम सुना होगा आपने डेफिनेटली। खैबर पख्तूनवा जो है वो पाकिस्तान में है बच्चों। और ये किसका नाम है? ये नाम है वेस्ट फ्रंटियर प्रोविनेंस का जो नाम पड़ा है वो ये नाम पड़ा है। किसने लिखा था? लॉर्ड कर्जन ने। किसका नाम है बच्चों? ये लॉर्ड कर्जन ने नाम दिया था। पाकिस्तान में है अभी ये खैबर पख्तूनवा, अभी वर्तमान इसका नाम है। तो लॉर्ड कर्जन आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। चलें आगे भैया। पहला भारतीय कारखाना अधिनियम पारित किया गया था। पहला जो कारखाना होता है वो किसके टाइम पर लेवाई किया जाता है, ये अपन से पूछा गया बच्चों। चलो आओ, भारतीय कारखाना अधिनियम। पहली बात तो ये आ जाती है कि कारखाना अधिनियम बनाने की आवश्यकता ही क्यों आई। जैसे आज मैं आपको बता दूं वर्किंग सिस्टम के बारे में आपको समझाता हूं। जैसे कि हमारे इंडियंस जो होते हैं और फॉरेनर्स में क्या डिफरेंस होता है। हमारे इंडियन क्या होते हैं, सुबह मैं कई लोगों को देखता हूं सुबह जल्दी घर से निकल रहे हैं 6-7 बजे, पूरे दिन मेहनत कर रहे हैं, 8-9 रात को बजे आ रहे हैं, मतलब 14-14, 15-15, 14 से 15 आवर्स लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, और फिर आते हैं, सोते हैं, फिर सुबह चले जाते हैं। तो उनकी जो लाइफ है पूरी हार्ड हैक्टिक शेड्यूल है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। अपनी फैमिली को टाइम ढंग से कब दे पा रहे हैं। यही चीज़ अपन यूरोपियन कंट्री या ऑस्ट्रेलियन कंट्रियों में जब देखते हैं, जैसे मैं न्यूजीलैंड की बात करता हूँ, डेनमार्क की बात करता हूँ, नॉर्वे की बात करता हूँ, तो ये जब यूरोपियन कंट्री जब आती हैं, नॉर्वे डेनमार्क जो हुआ, वहाँ पे वर्किंग डे वीक में 5 डे होते हैं, संडे या सैटरडे वीक ऑफ होता है। तो इन सभी को देखते हुए है, क्योंकि एम्प्लॉयर तो यूज़ कर रहा है ये चीज़ों का भैया, और एम्प्लॉय भी भाई बोला पैसे भी तो कमा रहा है, उसे पेड 2 डेज़ का पेड भी मिलना चाहिए। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए वर्किंग आवर्स फिक्स करे गए। कहा गया कि जैसे अब जो नॉर्मली वर्किंग आवर्स होते हैं 6 to 8 आवर्स होते हैं, कई जगह 12 आवर्स का होता है कि भैया 24 घंटे 24 आवर्स में से व्यक्ति को 8 आवर्स काम करना चाहिए, बाकी के जो आवर्स रहते हैं उनमें वो एंजॉय या अपनी फैमिली को टाइम दे सकता है। लेकिन आज भी ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसे कंपनीज हैं, लोग वहाँ पर 12-12 घंटे कंटिन्यूसली काम कर रहे होते हैं। इस बात से हम कह सकते हैं कि एक कई जगह ऐसा होता है कि सैलरी टाइम से नहीं दी जा रही होती हैं, कई जगह ऐसा होता है वो काम बहुत ज़्यादा कर लिया जा रहा है लेकिन उसके अकॉर्डिंग पे नहीं मिल रहा है, कुछ मिनिमम पे डिसाइड करना होता है। भाई कैसा भी आप काम कीजिए तो आपको कुछ मनी का मिलना बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़रूरी है, बहुत ही कंपलसरी है। भाई इतना तो आपको पैसा मिल जाएगी, जो आपकी जो दिनचर्या है, जो आपकी ज़रूरतें हैं, कम से कम खाने जो बेसिक जो ज़रूरतें हैं कम से कम वो तो पूरी हों। इस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में देखते हुए हम चीज़ों को अब देख पाते हैं कि भैया
हमें कारखाना अधिनियम की आवश्यकता होती है। कारखाना अधिनियम जो आता है वो लॉर्ड रिपन के टाइम पर आता है। किसके टाइम पर आता है बच्चों? लॉर्ड रिपन के टाइम पर आता है। लॉर्ड रिपन के टाइम पर आता है। और कब आता है? पहला कारखाना अधिनियम, पहला कारखाना अधिनियम 1881 में आता है बच्चों। 1881 में लॉर्ड रिपन ने एक कार्य भी किया था बच्चों। फर्स्ट डिकेडल सेंसस, पहली दशकीय जनगणना प्रारंभ की थी। पहली दशकीय जनगणना भारत में प्रारंभ की थी। भारत में प्रारंभ के कब की थी पहली जनगणना? वो होता है 1881 में। दशकीय जनगणना की बात कर रहा हूं। वैसे तो 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम पे होने लग गई थी। 1872 में जनगणना प्रारंभ होने लग गई थी लॉर्ड मेयो के टाइम पर। ये बात भी ध्यान रखना, कहीं बोलोगे सर ने क्या लिखवा दिया। 1881 में जो रजिस्ट्रार जो होते हैं, पहले रजिस्ट्रार भारत के सेंसस रजिस्ट्रार जो होते हैं वो कौन होते हैं? WC प्लाउडेन। कौन होते हैं बच्चों? WC प्लाउडेन होते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। कौन नियुक्त करता है इनको? लॉर्ड रिपन साहब इनको नियुक्त करते हैं। पहला कारखाना अधिनियम किनके टाइम पे आता है? लॉर्ड रिपन के टाइम पे आता है। कब आता है? 1881 में आता है। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आओ नेक्स्ट चलते हैं। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है। नीलगिरी वह स्टेशन है जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। नीलगिरी की जो चोटियां हैं या नीलगिरी जो जगह है, नीलगिरी के बारे में आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा। नीलगिरी जो चोटियां हैं बच्चों क्या है? ये आपको वेस्टर्न घाट और नॉर्दर्न घाट, इन दोनों घाटों को मिलाने का या इन दोनों का स्टेशन जो कहा जाता है, स्टेशन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है बच्चों? स्टेशन कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नीलगिरी को नीलगिरी कहा जाता है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है डोडा बेटा। कौन सी है बच्चों? डोडा बेटा है। और ये साउथ इंडिया की थर्ड सबसे ऊंची चोटी है। डोडा बेटा जो है यह है साउथ इंडिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना है। डोडा बेटा नीलगिरी की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। ठीक है, वेस्टर्न घाट और नॉर्दर्न घाट का क्या कहा जाता है? इसे भैया स्टेशन कहा जाता है। आओ नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटीज आर कमेटी ऑफ पार्लियामेंट? ठीक है, पार्लियामेंट की कमेटी को लेकर ये चीजें कही गई हैं। क्या है इसका आंसर? वो चीजें अपन देखेंगे। ठीक है, निम्न में देखो लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट कहा जाता है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा वो देखते हैं। लोक लेखा समिति भी होता है, प्राक्कलन समिति भी होता है। जब हम अपने देखते हैं पॉइंट संसद के पॉइंट ऑफ व्यू से, संसद में दो सदन होते हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। क्या होते हैं बच्चों? लोअर हाउस और अपर हाउस होते हैं। जैसे मैं आपसे बच्चों बताऊं, संसद, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। लोअर हाउस होता है बच्चों निम्न सदन। ठीक है, और अपर सदन क्या होता है? उच्च सदन होता है बच्चों। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। ठीक है, एक विधानसभा भी होती है जो राज्य में होती है। राज्य में विधानसभा होती है। ये बात आपने को यहां से ध्यान से रखनी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। निम्न में से विश्व निवेश रिपोर्ट प्रकाशित कौन करता है? विश्व रिपोर्ट निवेश कौन करता है? देखो, हमने अगर ढंग से नहीं पढ़ा तो हम आंसर कर देंगे सी इसका। मिनट से पहले कौन सा कर देंगे? ले भाई तू सी आंसर संभाल कि WTO और गेट एक ही है, जहां पर सेम भी लग रहा है, इतना सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये आंसर गलत है। जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो पब्लिश करता है वो अनकैड करता है बच्चों, UNCTAD। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। हमारा आंसर क्या नहीं होगा? डी, सी नहीं होगा, आंसर होगा हमारा डी। WTO और गेट एक ही चीज़ का हिस्सा है। पहले गेट था, ठीक है, गेट के बाद 1995 में WTO का निर्माण होता है।
गेट के निर्माण के बाद किसका निर्माण होता है बच्चों? WTO का निर्माण होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। रख पाओगे कि याद ये सारी चीज़ें? चलो देखते हैं तुम याद रख पाते हो कि नहीं रख पाते हो, देख लेंगे। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड या टैरिफ बोल दो इसको, ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये बात आप लोग इनके बारे में ध्यान रखनी है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है यूनाइटेड जो अनकेड है, ये इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है बच्चों। ये क्या करता है? ठीक है, ये रिपोर्ट को पब्लिश करता है, ट्रेड। ठीक है, अब एक बात है WTO। ठीक है, WTO भी क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका निर्माण किससे हुआ था बच्चों? इसका निर्माण हुआ था गेट से। इसका निर्माण किससे हुआ था बच्चों? गेट से हुआ था। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आओ नेक्स्ट चलते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से देश 2018 पुरुष महिला विश्व हॉकी का आयोजित करेंगे? मतलब करेंगे नहीं, किया है, ये ऐसे लिखना था यहाँ पे, किया है। तो ये किया है इंग्लैंड और भारत ने। इंग्लैंड और भारत देख लो कहीं ऑप्शन में है कि ये रहा बी आंसर। तो 2018 में विश्व हॉकी आयोजित, विश्व कप का हॉकी आयोजित होता है महिला और पुरुष का। ठीक है, एक को भारत करता है और एक को इंग्लैंड करता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ठीक, आओ। द ड्रामेटिक डिकेड द इंदिरा गांधी ईयर्स पुस्तक का लेखक कौन है? हम अगर ढंग से चीज़ों को पढ़ेंगे नहीं तो हमारा आंसर हो जाएगा अरुणिमा सिन्हा, बट ऐसा आंसर गलत है। प्रणब मुखर्जी ये बुक जो लिखते हैं इंदिरा गांधी के बारे में, इंदिरा गांधी ईयर्स, ये लिखी थी भैया प्रणब मुखर्जी ने। प्रणब मुखर्जी भी हमारे देश के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। इंदिरा गांधी वह लेडी थी जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी बच्चों? इंदिरा गांधी। ठीक है, आओ नेक्स्ट चलते हैं। देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है? देवधर जो ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है? देवधर ट्रॉफी है क्रिकेट से संबंधित। ठीक है, इसके अलावा भी ट्रॉफियां हैं क्रिकेट के अंदर, जैसे मैंने कहा देवधर तो है ही है, ईरानी है, CK नायडू है, ठीक है, रणजी है। क्लियर है? आगे चलते हैं। बॉर्डर गावस्कर है, बॉर्डर गावस्कर है। इसके अलावा एसेज है। ऐसी चीजें अपन को यहां से ध्यान रखना। क्रिकेट की जो ICC है, क्रिकेट को जो कंट्रोल जो करता है वो ICC कंट्रोल करती है। इसकी स्थापना 1909 में होती है बच्चों। कब स्थापना होती है? 1909 में होती है। हेडक्वार्टर जो है इसका दुबई में है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। BCCI की स्थापना जो होती है वो 1928 में होती है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है बच्चों? मुंबई में। ये बात दोनों यहाँ से याद रख लेना। प्याज निम्नलिखित में से किसका विकसित रूप है? प्याज जो है बच्चों किसका ये विकसित रूप है? ये हमसे पूछा गया है, तो बताइए किसका ये विकसित रूप है जल्दी से। तो इसका जो ये विकसित रूप है स्टेम का है बच्चों। किसका है? ये तना होता है। किसका ये विकसित रूप है बच्चों? ये तने का ये विकसित रूप है। कौन? प्याज। तो आंसर क्या हो जाएगा? 70 का मारेगा, बी आंसर हो जाएगा। एड्स वायरस है। एड जो वायरस है वो किस प्रकार का है? तो ये भैया सिंगल स्ट्रैंड RNA है बच्चों। कैसा है ये? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए आओ आगे चलते हैं अपन। दी मटेरियल यूज फॉर सेफ्टी फ्रॉम न्यूक्लियर रेडिएशन, परमाणु विकिरण से सुरक्षा के लिए कौन सा पदार्थ ज्यादा उपयोगी है इनमें से? तो वह है लेड यानी कि सीसा। परमाणु विकिरणों से रक्षा के लिए जो ज्यादा उपयोगी होता है वो कौन सा होता है? तो सीसा होता है। परमाणु विकिरण से संबंधित। क्लियर बात समझ में आई कि नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा डी हो जाएगा। ठीक। शराब पीकर वाहन चलाने के लिए श्वसन परीक्षण के लिए
में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? जैसे आप ड्राइव कर रहे हो भाई, ज़्यादा पी ली, ठीक है, अब ज़्यादा पी लिए तो भाई पुलिस वाले ने पकड़ लिया। वॉइस क्लियर है ना? वॉइस तो आ रही है ना भाई? एक बार चेक कर लेना, मुझे ऐसा लग रहा है कि वॉइस में कुछ गड़बड़ ना हो गई हो, ठीक है ना? आओ, हाँ अपन चल पूछ रहे थे, हाँ अपन क्वेश्चन अपना थे, सामने ये आया है कि आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, तो आपने कभी इवनिंग में जब गाड़ी चला रहे हो तो कई बहुत सारे लोगों के पास आपने ये देखा होगा, पुलिस वालों के पास एक मशीन होती है जिससे वो चेक करते हैं, ठीक है, कि वो कौन कितना ड्रिंक कर रखा है, तो वो इसलिए चेक करते हैं रात में ड्रिंक एक्सीडेंट से बचा जा सके, वो हमारी सेफ्टी के लिए होता है। लेकिन कई मारुति होते हैं, आप उनको ढंग से ही जानते हो किस टाइप के मारुति होते हैं, तो वो चेक करना है कि भैया इसने शराब पी रखी है नहीं पी रखी, तो वो किसके माध्यम से किया जाता है वो देखते हैं। आओ, शराब पीकर वाहन चलाने के लिए श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस इस्तेमाल करती है, वो करती है पोटेशियम डाइक्रोमेटिक सल्फ्यूरिक अम्ल का। आंसर हो जाएगा ए, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का वो उपयोग करती है, जिससे पता लगाया जाता है कि भाई इसने कितनी जो अल्कोहलिक है या कितनी शराब इसने पी रखी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेलीविजन डिस्प्ले इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेमीकंडक्टर? तो इसके सेमीकंडक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो काम करती है बच्चों, कौन सी काम करती है? वो एलईडी काम करती है, ठीक है। एलईडी जो होती है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू पे काम करती है? वो सेमीकंडक्टर के रूप में ये काम करती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखनी, एलईडी ये काम कर रही होती है, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो अर्थशास्त्र में नोबेल जो प्रारंभ होता है वो 1969 में होता है। स्थापना अगर पूछता तो 1968 हो जाता, जो गिवन का जो कार्य किया गया है, प्रारंभ जो किया गया है वो 1969 में किया जाता है, ठीक है। नोबेल जो होता है बच्चों 6 सेक्टर्स में दिया जाता है। नोबेल कितने सेक्टर्स में दिया जाता है? 6 सेक्टर में दिया जाता है। फर्स्ट सेक्टर क्या है? फिजिक्स है, फिर केमिस्ट्री है, फिर बच्चों मेडिसिन है, ठीक है। मेडिसिन के बाद क्या आता है बच्चों? पीस आता है, फिर क्या आता है बच्चों? लिटरेचर आता है, और सबसे लास्ट में जो शामिल किया गया है वो किसको शामिल किया गया बच्चों? इकोनॉमिक्स को शामिल किया गया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ये 6 सब्जेक्ट है। अब आपने नोटिस किया होगा कि इसमें मैथ नहीं है बच्चों। मैथ का जो नोबेल कहा जाता है वो कहा जाता है एबेल पुरस्कार को। किसको कहा जाता है? एबेल पुरस्कार को कहा जाता है। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, एबेल मैथ का नोबेल ये कहा जाता है। इन 6 सेक्टर में दिया जाता है। पीस का जो होता है ओस्लो के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? ओस्लो। ओस्लो कैपिटल है नॉर्वे की। ओस्लो किसकी कैपिटल? नॉर्वे की, ठीक है। ये 5 अक्टूबर को अनाउंस होते हैं, नोबेल पुरस्कारों की बात कर रहा हूं, और 10 दिसंबर को ये दिए जाते हैं। पहली बार जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं फर्स्ट टाइम वो 1901 में दिए गए थे। किसके नाम पर दिए जाते हैं? वो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल रहने वाला कहाँ का था? ये रहने वाला था स्वीडन का। जन्म कब हुआ था? 1833 में। मृत्यु कब हुई थी? 1896 में। ये इसके बारे में ध्यान रखना। इसने क्या किया था? डायनामाइट का आविष्कार और किया था। ये बात भी आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का जिस व्यक्ति ने आविष्कार किया उसका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। तो आंसर क्या हो गया हमारा? डी। कौन सा सांप अपना घोंसला बनाता है? तो किंग कोबरा अपना घोंसला बनाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और अब तक का पाया हुआ सबसे जो बड़ा सांप होता है वो एनाकोंडा होता है। सबसे बड़ा सांप जो है वो है एनाकोंडा। एनाकोंडा मिलता कहाँ पे है? तो वो मिलता है बच्चों अमेरिका के जंगलों में, ठीक है। अमेजोन के जंगल भी आप बोल सकते हो, अमेरिका में ही है वो। अमेजोन के जंगलों में ये मिलता है। निम्न में किसकी आवृत्ति सर्वाधिक होती है? फ्रीक्वेंसी जो सर्वाधिक होती है वो होती है कॉस्मिक विकिरण की। कॉस्मिक रे जो होती हैं उनकी जो आवृत्ति होती है बच्चों सर्वाधिक होती है, ठीक है। आगे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लाइट आर स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स? जो प्लांट्स के द्वारा जल्दी से सोख लिए जाते हैं वो कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन से कलर्स होते हैं? ठीक है, वो होते हैं ब्लू एंड रेड। इनके द्वारा रेज स्ट्रांगली एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। भी समझ में आया कि नहीं आया? द वर्ल्ड फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर वॉज? भैया ये तो अभी बात डिस्कस ही किए थे, सरोजिनी नायडू, भंडार नायक के, ये तो थे नहीं, यही है अपना श्रीमती इंदिरा गांधी जी, ठीक है। अभी अपने जस्ट ये डिस्कस ही किया था श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बारे में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। 1966 में बनती हैं, 1917 में इनका जन्म होता है। 19 नवंबर 1917 को इनका जन्म हुआ था।
कहाँ पे हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। फादर का नाम पता ही होगा, नेहरू जी थे। ठीक है, 1966 में प्रधानमंत्री बनती है और 1977 फिर दोबारा कार्यकाल 1980 में आता है इनका। ठीक है, इनके दो बेटे होते हैं, एक का नाम था संजय गांधी, एक का नाम राजीव गांधी। पोते से तो आप मिल चुके होंगे सारे लोग, सभी ने हाथ शेक कर लिया होगा वैसे तो सब। पोते के बारे तो महान लोग हैं। चलो आगे चलते हैं। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी परिचालन शुरू करने वाला पहला जीवन बीमा जो बना है वो कौन सी कंपनी बच्चों बनी है? तो इंडियाज फर्स्ट लाइफ बनी है। कौन सी बनी है बच्चों? इंडियाज फर्स्ट लाइफ बनी है। ये करंट के क्वेश्चन है तो थोड़ा इनको फास्टली सॉल्व कर लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी नैपकॉन्स के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वाई हरगोपाल को किया गया बच्चों। किसको किया गया है? वाई हरगोपाल को इस कार्य के लिए चुना गया है। भारत के अजीत सिंह और सुंदर सिंह गुर्जर ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में क्रमशः रजत कांस्य पदक जीते हैं। दोनों किस खेल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है जैवलिन थ्रो, भाला फेंक से, ये दोनों के दोनों संबंधित हैं। ठीक है, आओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बारे में डिस्कस अपन करने वाले हैं। निम्नलिखित में से समापन के पैरालंपिक खेलों के समापन के समय जो आखिरी में जो समापन जब होता है तो ध्वज भाग कौन बनाता? तो हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल दोनों ही बने थे। तो आंसर क्या जाएगा? ओनली फर्स्ट एंड थर्ड बना था भैया। ठीक है, सितंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने राज्य भूमि अधिनियम सेवा नियम 1989 में संशोधन करने का निर्णय लेकर पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का मंजूरी दी है? वो राजस्थान गवर्नमेंट ने दी है बच्चों। किस गवर्नमेंट ने दी है? राजस्थान की गवर्नमेंट ने ये मंजूरी दी है बच्चों। अब लास्ट एंड फाइनल इस सीरीज का हम करते हैं। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो RS शर्मा को ये नियुक्त किया गया है। बात समझ में आई कि नहीं है इतनी सी बच्चों? तो ये हमने 50 क्वेश्चंस की सीरीज की, हमने नए क्वेश्चंस भी जाने, इनसे रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस भी की। सो सभी को पूरा वीडियो देखना है, कंटिन्यूसली देखना है बच्चों, और चीज़ें लगातार देखने से समझ में आती हैं। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।